चलिए, आज हम लोग देखेंगे समूहों का वर्गीकरण या प्रकार, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि समूह क्या हैं और उसकी क्या परिभाषा है। समूहों का वर्गीकरण या प्रकार क्या होता है? अलग अलग समाजशास्त्रियों ने आकार के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, उनके उद्देश्यों, कार्यों एवं क्षेत्र आदि के आधार पर समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया है। जैसे पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे परिवार एक छोटा समूह है और जाति जो होती है वो बड़ा समूह है। इसी तरह से अस्थायित्व के आधार पर जो अस्थाई होता है और कुछ अस्थाई होते हैं, तो अस्थाई समूह और अस्थाई। अस्थाई समूह में जैसे परिवार है, ये कभी अलग नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता है। राज्य है, वह जो राज्य है वह तो बना ही है। अस्थाई समूह में भीड़ है, क्योंकि अगर कोई घटना या कोई कार्य होता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर वह भीड़ तितर बितर भी हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हम की भावना के आधार पर। तो दो समूह इसमें हैं, हम की भावना के आधार पर, अंतः समूह और बाह्य समूह। इसको अंतः समूह और बाह्य समूह ये समनर के आधार पर किया गया। हम की भावना के आधार पर समनर समाजशास्त्री ने अपना विचार दिया था। अंतः समूह में हम की भावना होती है, इसलिए उसको हम समूह कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, हमारा कॉलेज, ये जो होता है अंतः समूह होता है। और बाह्य समूह है वो वे पर निर्भर करता है कि माने हम अच्छे हैं वे बुरे हैं, हम प्रगतिशील हैं वे रूढ़िवादी। माने एक तरह से ये अगर देखा जाए तो बाह्य समूह जो होता है प्रतिद्वंदिता की भावना को, ईर्ष्या की भावना को दर्शाता है ना। तो ये वे के समूह को दर्शाता है। चौथा है सामाजिक संबंधों का आधार। चार्ल्स कूले ने दो प्रकार के सामाजिक संबंध दिए हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। ठीक है। इसका हम लोग आगे अभी देखेंगे, क्योंकि यही आपके कोर्स में है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह पढ़ना। आकांक्षाओं के आधार पर जो होता है उसको कहते हैं संदर्भ समूह, है ना। आकांक्षा यानी व्यक्ति सदस्य बनने की इच्छा रखता है जिसका कि वह सदस्य नहीं है, माने अगले के प्रति एक इच्छा जागृत होना, ये आकांक्षाओं के आधार पर है। और क्षेत्रीय समूह होता है जो क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे अपना देश, अपना प्रदेश, अपना राष्ट्र, अपना नगर, ये सब जो है क्षेत्रीय समूह होते हैं। सातवां पॉइंट है हितों के प्रति चेतन समूह। जो भी माने ऐसा समूह होता है जो कि दूसरे के, अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित को के प्रति जागरूक होता है। ऐसा जो समूह होता है उसको जागरूक समूह या चेतन समूह कहते हैं। इसमें जाति वर्ग भी आ सकता है, धार्मिक वर्ग भी आ सकता है, कभी कभी नुकसानदेह भी होता है, सांप्रदायिक वर्ग भी आ सकता है। माने सिर्फ एक लक्ष्य पूर्ति अपना, जिसमें उनका हित हो। अनिश्चित संगठन वाले समूह, जैसे इसके पहले भी हमने बताया कि अनिश्चित संगठन वाले, जैसे संगठित तो होते हैं एक जगह, कोई कारण होने पर या कुछ ऐसा तुरंत एकत्र हो जाएंगे, कोई मीटिंग वोटिंग होती है, कोई सभा होती है तो सब एकत्र होते हैं और फिर वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं, तो ये संगठन अनिश्चित होता है। तो भीड़ है इसका उदाहरण। और निश्चित संगठन वाले समूह जो होते हैं वह हमेशा चलते रहते हैं, जिनकी सदस्यता निश्चित होती है, जिनमें संख्या निश्चित होती है, उनके क्रियाकलाप निश्चित होती है, जैसे परिवार है, क्लब है इत्यादि है। ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे प्राथमिक समूह, जो चार्ल्स कूले ने, यही हम लोगों को देखना है। ये तो समूह का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह दिया गया है। तो प्रश्न आता है कि चार्ल्स कूले के आधार पर सामाजिक समूहों की विवेचना कीजिए, तो उसमें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह आपको देखना है। ठीक है। तो प्राथमिक समूह, नाम से ही जैसा लग रहा प्राथमिक शब्द है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उस समूह से है जो आमने सामने के संबंध एवं सहयोग द्वारा अधिक लक्षित हैं। ये उनके अनेक कार्यों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस बात में कि व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के नियमों में मौलिक है, निर्माण में मौलिक है।
कहने का मतलब कि जो यह संबंध होता है प्राथमिक समूह, यह आमने सामने का संबंध होता है और सहयोग द्वारा होता है। इसी तरह से लुंडबर्ग के अनुसार, समाजशास्त्री लुंडबर्ग के अनुसार, प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और व्यक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। मतलब अगर हम प्राथमिक समूह को देखें तो एक दूसरे के साथ एक लगाव होता है, एक संबंध होता है, एक सहयोग होता है, आमने सामने का संबंध उसको कहते हैं। ठीक है। इस प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं हैं जैसे शारीरिक समीपता। इसमें उस प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने के संबंधों के द्वारा बंधे होते हैं। उनमें घनिष्ठता पैदा होती है, एक दूसरे से आमने सामने के संबंधों के द्वारा बंधे रहते हैं। सदस्यों में एक दूसरे के निकट होने के साथ साथ उनमें उठने बैठने, खाने पीने, हर चीज़ की माने एक तरह से आदान प्रदान होती है। आमने सामने का संबंध यह शारीरिक निकटता को दर्शाता है। इसका आकार जो होता है प्राथमिक समूह का, वह लघु होता है, यानी छोटा होता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अगर देखें तो कूले ने इसकी संख्या अधिकतम 25 बताई है। उससे अधिक होने पर इसका आकार बड़ा हो जाएगा तो वह द्वितीयक समूह हो जाएगा। लेकिन प्राथमिक समूह में जो संख्या होती है सदस्यों की 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी सदस्यों की जो उद्देश्यों की को पूरा करने का होता है उसमें समानता होती है। प्रत्येक सदस्यों के अंदर उद्देश्यों को पूरा करने का एक लक्ष्य होता है, समानता होती है, उनकी सोच एक जैसी होती है। नियम है, प्राथमिक समूह में कुछ नियम होते हैं और उसका पालन उसके सभी सदस्यों को करना पड़ता है। ठीक है। सदस्यता होती है, यह जो संबंध होते हैं प्राथमिक समूह के सदस्यों की जो सदस्यता होती है वह निश्चित होती है। निर्भरता होती है, प्रत्येक एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। इनका जन्म ही जो होता है प्राथमिक समूह का जो निर्माण होता है वह निश्चित होता है। जैसे परिवार में है या फिर हम कह सकते हैं कि निर्भरता इनकी कई बातों को लेकर के हो सकती है। व्यक्तिगत विकास के लिए हो सकता है या सदस्यत्व में घनिष्ठता के लिए हो सकती है, निर्भरता है। और जन्म चूँकि निर्माण करने के लिए स्वतः इसका जन्म होता है, इसे बनाया नहीं जा सकता है। जैसे कि अब उदाहरण के लिए अगर कहें तो हम मित्रता की भावना को अगर हम देखें तो मित्रता का विकास स्वतः होता है, ज़बरदस्ती किसी से मित्रता नहीं की जा सकती है। प्राथमिक समूह में रक्त संबंध होता है। रक्त संबंध जो होता है वह आमने सामने वाले व्यक्ति यानी परिवार का, अगर हम मान लें परिवार एक प्राथमिक समूह है तो उसमें रक्त संबंध की भावना भी पाई जाती है। और भावनात्मक संबंध होता है। रक्त संबंध के साथ साथ इसमें भावनात्मक संबंध होता है। सदस्यों में घनिष्ठता होती है, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ये व्यक्तिक रूप में जुड़े होते हैं। और संबंध का स्तर जो होता है इनका वह निकटतम होता है। इनका जो संबंध का निकटतम होता है और एक संबंधों में अधिकतर लंबे समय तक इनका संबंध बना होता है, इसलिए संबंध का स्तर भी इनका उच्च स्तर का होता है। तो इस तरह से प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे द्वितीयक समूह और इनका क्या महत्व है।